जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो जरूरी कोई स्टडी मटेरियल है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम सब डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 11 जनवरी दोस्तों 11 जनवरी 2022 में जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन ये पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें हम सब आज जो कवर करेंगे वह साइंस को कवर करेंगे। हम सब पेपर 1 के लिए सभी सब्जेक्ट, पेपर 2 के लिए जो कि हिस्ट्री से संबंधित है और साइंस से संबंधित है, सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सब सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब साइंस को कवर करेंगे। तो सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी कोई स्टडी मटेरियल है तो वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस बच्चे की तर्क शक्ति जितना ज़्यादा होती है वह सीटेट में उतना ज़्यादा स्कोर ला पाता है, या फिर समझने की क्षमता। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें बनते हैं, आप ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों लगेगा चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन तो एक ही सही होगा। जो सबसे ज़्यादा सही होता है वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए आप सिर्फ इसको देखिए ना, आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, एग्जामिनर कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है। सीटेट में सब लैंग्वेज का ही खेल होता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए सभी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। साइंस का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक वस्तु यक्स द्रव्य पी और क्यू पर डूब जाती है लेकिन द्रव्य आर पर तैरती है, इन प्रेक्षेपणों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक वस्तु है दोस्तों वह पी और क्यू पर डूब जा रही है लेकिन आर पर तैरती है। कुछ कारण दिए गए हैं, आप सबसे पहले कारण को समझिए, फिर जो ऑप्शन है ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। इसमें जो पहला कारण है, यक्स का घनत्व पी के घनत्व से अधिक है। सेकंड दोस्तों, यक्स का घनत्व आर के घनत्व से निम्न है। थर्ड है पी का घनत्व आर के घनत्व के बराबर है। फिर लास्ट है पी का घनत्व आर के घनत्व से कम है। तो इसमें जो कि ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए बी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए सी डी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। ए बी और डी सही है लेकिन सी आपका गलत होगा। यक्स का घनत्व पी के घनत्व से अधिक है, यह भी सही है। यक्स का घनत्व आर के घनत्व से निम्न है, यह भी सही है। पी का घनत्व आर के घनत्व से कम है, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील होती है और वसा में घुलनशील होती है। तो कह रहे हैं ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। अगर आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका ए डी ई के यह विटामिन आपके वसा में घुलनशील होती हैं। और जल की बात करें तो जल में जो विटामिन घुलनशील होते हैं, बी हो गया और आपका सी हो गया, बी कम्प्लेक्स और सी, यह आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बी और सी को हटा ही देते हैं क्योंकि ये विटामिन तो जल में घुलनशील होते हैं, दो ऑप्शन होगा नहीं। ए और डी हो सकता है, तो राइट आंसर इसमें ए होगा दोस्तों। अच्छी त्वचा की बात करें तो विटामिन ए इज राइट आंसर। अब विटामिन ए की अगर हम सब बात करें तो विटामिन ए दोस्तों इसका जो स्रोत होता है, इसका विटामिन ए हमको कहाँ से मिलता है, दूध से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, अंडों की जर्दी से मिलेगा, मछलियों से मिलता है। ये सब विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसका जवाब आप कमेंट करिएगा। ऐसी कौन सी विटामिन है दोस्तों जो गर्म करने के बाद नष्ट हो जाती है, इसका जवाब आप कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबन कर नीचे बैठ जाते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट है अवसादन, सेकंड है भारण, थर्ड है संघनन, या फिर लास्ट है दोस्तों आसवन। तो राइट आंसर इसका दोस्तों फर्स्ट होगा अवसादन। अवसादन इज राइट आंसर। लेकिन दोस्तों आयोग ने जो इसका आंसर माना था ऑप्शन बी माना था, लेकिन ऑप्शन बी नहीं दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। तो दोस्तों जो वर्षा के उपरांत जो अवसादन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो तरल या द्रव्य होता है उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ
एवं निलंबित कर मीन पर आकर नीचे आकर बैठ जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ही अवसादन कहा जाता है। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहले हम कथन को समझते हैं। पहला कथन है ए, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। सेकंड कथन है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है। सेकंड ऑप्शन है ए सत्य और बी सॉरी दोस्तों, ए असत्य है और बी सत्य है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों असत्य हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए सत्य है और बी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जल वनस्पति को जल में तैरते रहने में मदद नहीं करते दोस्तों? कौन से लक्षण इसमें नहीं, जो ऑप्शन नहीं होगा वही, जो गलत होगा वही राइट होगा। तो फर्स्ट है कथन दिया गया है वृंदों या तनों में बृहद नलियां होती हैं। सेकंड कथन है पत्तियों पर मोम की परत होती है। आगे बढ़ते हैं। सी कथन है पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती हैं। थर्ड वो लास्ट है दोस्तों, डी कथन है पत्तियां और तना अंगुली नुमा जैसे और फीते जैसे होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है बी और डी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसमें जो है ए सही है आपका और सी सही है, बाकी डी और बी गलत हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्षण चुंबकों का भंडारण करते हुए निम्न में से कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए दोस्तों? क्षण चुंबकों का भंडारण करने में कौन सी सावधानियां हम सबको बरतनी चाहिए? पहला है दोस्तों, क्षण चुंबकों को युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक ही ओर हों। सेकंड है क्षण चुंबकों के एक युग्म को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना चाहिए। थर्ड है क्षण चुंबकों के सिरे मुलायम लोहे के टुकड़े से जोड़ना चाहिए। फिर लास्ट है उन्हें एक लकड़ी के डिब्बे में रखना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट ही दोस्तों, क्षण चुंबकों के युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक ही ओर हो। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हमारे शरीर में यक्ष सबसे बड़ी ग्रंथि है, वायु का स्राव करती है जो जंड में भंडारित होता है यक्ष वाई जेड क्रम से। अब आपको बताना है, कह रहे हैं यक्ष सबसे बड़ी ग्रंथि है और वायु का स्राव करती है और जेड में भंडारण होता है। तो आपको बताना है कि उसकी श्रृंखला किस हिसाब से है। पहला है यकृत है, आप ऐसे इसको मान सकते हैं जैसे यक्ष हो गया, यक्ष को हम क्या मान ले, यक्ष को हम यकृत मान लेते हैं, वायु को पितरस मान लेते हैं और जेड को हम अग्नाशय मान लेते हैं। क्या यह क्रम सही है? सबसे पहले सबसे बड़ी ग्रंथ क्या यकृत है या फिर वायु में वो पितरस में स्राव होता है? इस प्रकार से आपको मैच करना होता है। पहला जो ऑप्शन है यकृत पितरस अग्नाशय। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों अग्नाशय अग्नाशयिक रस या फिर पित्ताशय। थर्ड कहते हैं यकृत पितरस पित्ताशय, या फिर लास्ट है अग्नाशय अमाशय रस या फिर अमाशय। तो इसमें इसका जो क्रम होगा दोस्तों, सबसे बड़ी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है, ये भी सही है। इसके बाद कह रहे हैं कि पित्तरस का स्राव होता है, पित्तरस जो होता है इसका स्राव होता है, वही कह रहे थे ना वायु का स्राव करती है। तो हम पित्तरस को क्या मान लेते हैं? पित्तरस को हम वायु मान ले रहे हैं। और पित्ताशय की बात कर रहे हैं, पित्ताशय में भंडारित होता है, यह भी सही है। यह सीक्वेंस सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न जीवों का उनकी पोषण की पद्धति से मिलान कीजिए दोस्तों। यहाँ पे मिलान करना, हम आपको यहाँ मिलान करके बता देते हैं।
पोषण की पद्धति हो गया, यहाँ पे जीव हो गए दोस्तों। पोषण की पद्धति का जीव से हमको मिलान करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसमें आपको ऑप्शन ना देकर सीधा हम मिला ही देंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। स्वपोषी दोस्तों, स्वपोषी के अंतर्गत कौन होता है स्वपोषी? जो ऑप्शन है छत्रक है, अमीबा है, शैवाल है, अमरबेल है। तो स्वपोषी कौन सा होता है दोस्तों? स्वपोषी शैवाल जो होता है दोस्तों वह स्वपोषी के अंतर्गत आता है। ये चला जाएगा तीसरे में। अगला जो बी है दोस्तों, प्राणी समभोजी दोस्तों। प्राणी समभोजी किस में जाएगा? यह दोस्तों अमीबा जो होता है, यह प्राणी समभोजी होता है, यह दूसरे में ही रहेगा। परजीवी दोस्तों, परजीवी का मतलब जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो, जैसे छत्रक हो गया और छत्रक मशरूम या फिर अमरबेल। अमरबेल जो होता है दोस्तों वह दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, इसे हम परजीवी कहते हैं। इसके बाद होता है मित्रजीवी दोस्तों। मित्रजीवी तो आपका ये मशरूम में चला जाएगा। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया A+B कल सी में A, B और C की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? पहला है दोस्तों A और B तत्व हैं और C एक यौगिक है। अगला ऑप्शन पर हम देखते हैं, कह रहे कि A और B यौगिक हैं और C एक मिश्रण है। थर्ड है ए बी यौगिक है या तत्व हो सकते हैं, C एक तत्व है। लास्ट है दोस्तों ए और बी तत्व या यौगिक है, C एक यौगिक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ए और बी दोस्तों तत्व या यौगिक हो सकते हैं और C एक यौगिक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब परछाई का निर्माण निर्भर नहीं है दोस्तों, वह है दोस्तों क्या है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वस्तु का आकार। सेकंड ऑप्शन है प्रकाश के स्रोत से वस्तु की दूरी। थर्ड ऑप्शन है प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति या फिर वस्तु का रंग। दोस्तों जो इसमें पूछ क्या आ रहा है पहले आपको हमें बता देते हैं। कह रहे हैं वस्तु का कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब परछाई का निर्माण निर्भर नहीं करता है दोस्तों, दूरी का करता है दोस्तों। अभी आप किसी चीज़ का परछाई बनाइए, दूरी आप कम ज़्यादा करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है, वस्तु का आकार भी पड़ता है। प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति यह भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसमें नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता दोस्तों? वस्तु का रंग का नहीं पड़ता। वस्तु किस रंग का है किस रंग का नहीं, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। परछाई में ब्लैक दिखता है तो ब्लैक ही दिखेगा, वस्तु किसी भी रंग का रहे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी सी और डी सूचक हैं जो अम्ल और क्षारकों में निम्न परिवर्तन देते हैं। दोस्तों पहले आपको हम यहाँ पे सूचक बता देते हैं, जो परिवर्तन हो रहा है उसको बता दे रहे हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया सूचक अम्ल में रंग परिवर्तन और क्षारक में रंग परिवर्तन। जैसे सूचक ए हो गया दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं, क्षारक में रंग परिवर्तन कैसे होगा, भूरा लाल हो गया। बी सूचक होगा रंग है, क्षारक में रंग परिवर्तन गुलाबी। सी में अम्ल में रंग परिवर्तन लाल और क्षारक में रंग परिवर्तन नीला हो गया। डी है गहरा गुलाबी और क्षारक में रंग परिवर्तन हरा हो गया। ऑप्शन में इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है तो और क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहे ए गुड़हल का फूल, बी हल्दी, सी नीला लिटमस या फिर डी है दोस्तों फिनोल्फिथेलिन। अब बी ऑप्शन जो दिया गया है, ए हल्दी, बी गुड़हल का फूल, सी नीला लिटमस, डी दोस्तों फिनोल्फिथेलिन। अगले ऑप्शन पे चलते। इसमें आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा क्रम सही होगा। सी ऑप्शन पे चलते हैं हम। ए फिनोल्फिथेलिन, बी हल्दी, सी लाल लिटमस, डी गुड़हल का फूल। डी ऑप्शन है ए हल्दी, बी फिनोल्फिथेलिन, सी लाल लिटमस या फिर डी गुड़हल का फूल। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पी क्यू आर और एस चार धातुओं के संदर्भ में निम्न अवलोकन नोट किए गए हैं। हम सबसे पहले अवलोकन को समझते हैं।
पी और यस को क्यू क्रमशः उनके लवड़ी विलयनों से विस्थापित करता है। अगला है यस और आर को क्रमशः उनके लवड़ी विलयनों से विस्थापित करता है। अगला जो पॉइंट है केवल आर को यस के उसके लवड़ी विलयनों से स्थापित करता है। यहाँ पे कह रहे हैं द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है? ऑप्शन है पी है, क्यू है, आर है या फिर यस है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस करेक्ट आंसर पी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण एक ही गोली कांच की गेंद से काटे गए हैं, लेकिन अवतल दर्पण का द्वारक उत्तल दर्पण के द्वारक से अधिक है। उनकी फोकस दूरी के विषय में क्या कहा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी से अधिक है। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी से अधिक है। थर्ड है दोस्तों दोनों की समान फोकस दूरी है। फिर लास्ट है दोस्तों दी गई सूचना के आधार पर फोकस दूरी की तुलना नहीं की जा सकती। तो करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, दोनों की फोकस दूरी दोस्तों समान है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? किसके संदर्भ में? ध्वनि तरंगों के संदर्भ में आपको बताना है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है ध्वनि तरंगे गैसों में द्रुतगामी होती हैं। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी 15,000 हर्ट्ज आवृत्ति है। सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है ध्वनि तरंगे परिवर्तित नहीं हो सकती। लास्ट ऑप्शन है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी 15,000 हर्ट्ज की आवृत्ति है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यह सत्य है। अगले ऑप्शन की तरफ हम सब चलते हैं। चंद्रमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं दोस्तों? किसके संदर्भ में? चंद्रमा के संदर्भ में जो कथन गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता। सेकंड है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न है। थर्ड जो कथन है दोस्तों पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इसमें जो बताना है जो सत्य नहीं है तो ऑप्शन इसमें सी आपका सही होगा, पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है। अगर इसका सही की बात करें दोस्तों पूर्णिमा पर चंद्रमा जो कह रहे हैं इसमें ऐसा होना चाहिए अमावस्या पर, यहाँ जो पूर्णिमा है अमावस्या पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे सूर्य ग्रह कहा जाता है। यह कथन आपका असत्य है, बाकी यह कथन भी सत्य है। इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता, सही है। चंद्रमा की पृथ्वी की अपेक्षा निम्न है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। अभिकथन ए किसी विद्युत सर्किट के लघुपथन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। यह तो कथन हो गया। अब इसमें जो रीजन दिए गए हैं कारण है उसको हम पढ़ते हैं। कारण आर जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है ये सत्य है और ए की सही व्याख्या आर है। सेकंड ऑप्शन है ये सत्य है लेकिन ए सही व्याख्या आर, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों ही असत्य हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ए सत्य है दोस्तों लेकिन आर जो इसमें गलत है। जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है, यह गलत है, ए आपका सही था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? पहला जो कथन है करें यशवन उच्च अंतरश्रावण दर की मृदा की निम्न जल धारक क्षमता होती है। यश2 जो दिया गया कह रहे हैं कि उच्च अंतरश्रावण
दर की मृदा का निम्न वातन होता है। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है यस1 सत्य है और यस2 असत्य है। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम सब। सेकंड ऑप्शन है यस1 असत्य है, यस2 सत्य है। थर्ड ऑप्शन है यस1 और यस2 दोनों सत्य हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है यह दोनों असत्य हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, जिसमें कह रहे थे यस1 सत्य है और यस2 दोस्तों यस2 असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सी ग्रंथियाँ मानव में युग्मों में पाई जाती है। पहला है फर्स्ट ऑप्शन अधवृक्क अवटु ग्रंथि थायराइड। सेकेंड ऑप्शन है अग्नाशय अंडाशय। थर्ड है पीयूष ग्रंथि अवटु ग्रंथि थायराइड, या फिर लास्ट है पीयूष ग्रंथि अग्नाशय। तो इसमें से कौन सी ग्रंथि जो मानव युग्म में पाई जाती है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा अधवृक्क अवटु ग्रंथि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोग प्रायः कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिरे पर उठाने से पहले रखते हैं, इससे मदद होती है क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बताना है, जैसे आप कहीं पे देखते होंगे जो कामगार होते हैं या फिर जो महिलाएं गांव में काम करती हैं, तो कोई चीज़ अपने सर पे रखने से पहले एक कपड़े का गोला बना के उसको रख लेती हैं, फिर उसके ऊपर सामान रखते हैं। वही कह रहे हैं उठाने से पहले रखती हैं, इससे मदद होती है क्योंकि उसको आपको पहले ऑप्शन पर हम देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब घटता है। सेकंड ऑप्शन है संपर्क क्षेत्र के घटने से दाब घटता है। थर्ड ऑप्शन है संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से बल घटता है। फिर लास्ट ऑप्शन है संपर्क क्षेत्र के घटने से बल में वृद्धि होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब जो है वह घट जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इसीलिए इस पर रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सब। वायु द्वारा यक्ष को अवशोषित किया जाता है दोस्तों, वायु द्वारा यक्ष को अवशोषित किया जाता है। यह पाया गया कि यक्ष जो अवशेष प्राप्त करता है वह वायु के विपरीत है, आवेशन का प्रक्रम हो सकता है। तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन हम देखते हैं घर्षण या चालन। सेकंड है घर्षण या प्रेरण। थर्ड है केवल चालन, या फिर लास्ट है चालन या प्रेरण। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा घर्षण या प्रेरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण और अधिगम के सामाजिक रचनात्मक प्रारूप के साथ निम्न में कौन संरेखित नहीं होता है दोस्तों। इसमें नहीं पूछा गया, जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी आधिकारिक स्रोतों से आपस में सहयोग करते हैं जिससे वे विश्वसनीय वैज्ञानिक व्याख्याओं पर पहुंच सकें। सेकंड ऑप्शन है विज्ञान का प्रतिपादन परिघटनाओं की सत्यभाषी व्याख्याओं के रूप में किया जाता है जिन्हें तर्क वितर्क द्वारा समझा जा सकता है। थर्ड जो ऑप्शन है विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभवों और परिघटना के अनुभवों को साझा करते हैं। लास्ट ऑप्शन है विज्ञान का प्रतिपादन एक तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों के समूह के रूप में किया जाता है जो मुख्यतः व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा समझा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विज्ञान का प्रतिपादन एक तथ्य, नियमों और सिद्धांतों के समूह के रूप में किया जाता है जो मुख्यतः व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। कह रहे हैं एक शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के विद्युत के सुचालकों और कुचालकों की संकल्पना को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले आपको हम सुचालक और कुचालक बता देते हैं। जिससे सुचालक होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, और कुचालक होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती। जैसे कोई प्लास्टिक हो गया, क्या इसमें विद्युत प्रवाहित होगी? तो नहीं होगी, यह कुचालक की श्रेणी में आता है। और सुचालक की बात करें तो जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, जैसे लोहे का कोई मेटल हो गया, लोहे का कोई जैसे तार हो गया, ये सब में क्या होता है? विद्युत प्रवाहित होती है, यह सुचालक कहलाता है।
प्रयास कर रहे वह दोनों पदों की परिभाषाएं बताने से शुरुआत करता है। फिर वह फिर प्रदर्शित करता है कि किस तरह बैटरी और बल्ब के एक खुले विद्युत परिपथ के दो सिरे को सेफ्टी पिन जैसे सुचालक से जोड़कर पूरा किया जा सकता है और बल्ब प्रदीप्त हो उठता है। दूसरी तरफ प्लास्टिक के स्केल जैसे कुचालक को आगे बढ़ते हैं। कुचालक को रखने से परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब प्रदीप्त नहीं होता। फिर वह विद्यार्थियों को बारी बारी से अपने डेस्क पर बुलाता है और उन्हें स्वयं इसकी पुष्टि करने को कहता है। एक जांच उन्मुख नज़रिया से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे? आपको इसका मूल्यांकित करना है। किस प्रकार से आप इसका मूल्यांकित करेंगे? पहला ऑप्शन है यह प्रभावशाली उपागम है जो जांच को बढ़ावा देता है। सेकंड है दोस्तों सुचालक और कुचालक के अधिक उदाहरणों का निर्देशन उपागम को जांच उन्मुख बना देगा। सी है जांच को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। लास्ट है अंत में प्रश्नों को पूछना उपागम की जांच को उन्मुख बना देगा। दोस्तों ऑप्शन इसमें सी सही होगा। जांच को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। इस प्रकार से आप जांच को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं कि खुला तार से बच्चों को बुला के आप प्रैक्टिकल कराएं, तो ऑप्शन इसलिए सी होगा। अगले ऑप्शन पर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एक कक्षा 8 की शिक्षिका पाती है कि उसके छात्रों को यह समझने में मुश्किल हो रही है कि मेज जैसी निर्जीव वस्तु अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित कर सकती है। वह भाव जाती है कि यह मुश्किल बाद में उन्हें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया को समझने में दिक्कत पैदा करेगी। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में छात्रों को संलग्न करना इस संकल्पना को समझने में मदद करेगा? ऑप्शन है देखते हैं। पहला ऑप्शन है रस्साकशी का खेल खेलना। सेकंड है ज़मीन पर रखे स्प्रिंग को दबाना। थर्ड है दोस्तों पटल तुला पेन बैलेंस में चीज़ों को तोलना। फिर लास्ट है एक पहिए लगी कुर्सी को अपने ओर खींचना। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, जमीन पर रखे स्प्रिंग को दबाना। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन विज्ञान परखशील है? कथन की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान विकासशील है। सेकंड ऑप्शन है विज्ञान पूर्वानुमानिक है। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों विज्ञान एक सामाजिक गतिविधि है। ये फिर लास्ट ऑप्शन है विज्ञान रैखिक रूप से अग्रसरित है। राइट आंसर विज्ञान विकासशील है दोस्तों। परखशील कथन का सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साइंस इज डेवलपमेंटल, तो विज्ञान विकासशील है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक कठिनाई नहीं है जिसे आप विशेष रूप से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूर्य ग्रहण के बनने की प्रक्रिया के आरेख की व्याख्या से संबंध करेगी? पहला ऑप्शन है त्रिविमीय परिघटना का द्विविमीय में चित्रण। सेकंड ऑप्शन है सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के मध्य सापेक्ष दूरियों की समझ। थर्ड ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की पहचान। लास्ट ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के सापेक्ष आकारों की समझ। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की पहचान, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है पाठ गति और समय आरंभ में शिक्षिका अपनी छात्राओं को दूरी की मानक इकाइयों के महत्व की आवश्यकता समझाना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए निम्न में कौन सी क्रियाकलाप सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी कदमों से अपनी कक्षा की लंबाई मापते हैं और अपने निष्कर्ष साझा करते हैं। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी अपनी कक्षा की लंबाई ज्ञात करने के लिए 1 मीटर के पैमाने का उपयोग करते हैं। अगले ऑप्शन पर हम बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है विद्यार्थी मीटर के पैमाने की तुलना 12 इंच के पैमाने से करते हैं और अपने अवलोकनों को नोट करते हैं। लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थी अपनी कक्षा के दरवाजे की ऊंचाई का इंच में आकलन करते हैं। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। ए जो ऑप्शन था दोस्तों विद्यार्थी कदमों से अपनी कक्षा की लंबाई
लंबाई मापते हैं और अपने निष्कर्ष साझा करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध की अच्छी व्याख्या करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान के नियमों की खोज पहले हुई और उनके प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग बाद में हुए। अगला ऑप्शन है विज्ञान एक विवृतांत खुले सिरे का अनुसंधान है जबकि प्रौद्योगिकी सामान्यतः लक्ष्य अभिमुखी है। थर्ड है दोस्तों प्रौद्योगिकी उन्नत उपकरणों के उपयोग की ओर इंगित करता है जबकि विज्ञान अधिकांशतः सैद्धांतिक है। फिर लास्ट ऑप्शन है विज्ञान प्राचीन मानव सभ्यता का भाग है जबकि प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत आधुनिक है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विवृतांत खुले सिरे का अनुसंधान है जबकि, एक मिनट दोस्तों यहाँ से ये ऑप्शन है विज्ञान एक विवृतांत खुले सिरे का अनुसंधान है जबकि प्रौद्योगिकी सामान्यतः लक्ष्य उन्मुखी होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बीजों के अंकुरण पर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कुछ सूखे बीज लिए, उन्हें भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में रोपा। उन्होंने पौधे को देखा, मापा और कुछ समय तक उनकी वृद्धि पर चर्चा की। इस क्रियाकलाप के दौरान शिक्षक ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनमें कई प्रक्रियाएं कौशलों की आवश्यकता है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न स्तंभ ए में दिए गए और उनका उपयुक्त प्रक्रिया कौशल से मिलान करिए। इसमें मिलान करना है, जो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन हम आपको बता देते हैं इसमें कौन किस में मिलान होगा। पहला जो है स्तंभ 1 स्तंभ 2 से मिलान करना है। विभिन्न प्रकार के बीजों में क्या अंतर है? यह दोस्तों को ऑप्शन जो पूछा था टीचर, तो उसके सामने संप्रेषण लिखा, लेकिन संप्रेषण नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के बीजों में क्या अंतर है, यह दोस्तों अवलोकन कराएगा। यह क्या कर रहा है? अवलोकन करना। ऑप्शन यह तीसरे में चला जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं हम सब, जो बी ऑप्शन दिया गया है। बी क्वेश्चन है तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीज अन्य की अपेक्षा जल्दी क्यों वृद्धि करते हैं? यह क्वेश्चन था, टीचर ने पूछा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, संप्रेषण करना, पूर्वानुमान, अवलोकन करना, परिकल्पना, ये परिकल्पना हो जाएगा दोस्तों। इसका संबंध किससे है? यह परिकल्पना करना। तो और थर्ड जो है बीजों के परिवर्तन दर्शाने के लिए एक चित्रण बनाइए दोस्तों। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाएगा आपका संप्रेषण करना। ये जो फर्स्ट था यहाँ पे संप्रेषण कहना, जो लास्ट है अपने प्रक्षेपणों के आधार पर आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा यदि हम जल की मात्रा दोगुनी कर दें? यह टीचर ने पूछा। तो इसका जो कि यह पूर्वानुमान होगा, यह पहले से अनुमान लगाया जा रहा है, इसे क्या कहेंगे? इसे पूर्वानुमान कहते हैं। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक जांच अभिमुख कक्षा में जिसमें कक्षा 7 का एक शिक्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का परिचय दे रहा है, निम्न में कौन सा चरण अन्यों से पूर्व आएगा? पहला ऑप्शन है शिक्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देता है और उसका अर्थ समझाता है। सेकंड है शिक्षक विभिन्न उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों को समझाते हैं और उनके उदाहरण देते हैं। थर्ड है शिक्षक छात्रों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से रूबरू कराते हैं और उन्हें उनकी समानताओं एवं विभेदों पर विचार करने के लिए कहते हैं। लास्ट है शिक्षक एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं और छात्रों को अभिकारकों या उत्पादकों की पहचान करने के लिए कहते हैं। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। शिक्षक छात्रों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से रूबरू कराते हैं और उन्हें उनकी समानताओं एवं विभेदों पर विचार करने के लिए कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों का विकास की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय लक्षण है? पहला ऑप्शन है हमें सख्ती से एक देश एक पाठ्य पुस्तक नियम का पालन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों को लिखने की वास्तविक प्रक्रिया में केवल कार्यशील वैज्ञानिक को सम्मिलित करना चाहिए। देखिए इसमें केवल की बात करें
तो आपके सीटेड एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन मिल जाए जिसमें केवल, ये सब ऑप्शन आपके गलत होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। सेकंड है पाठ्य पुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप से पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए। या फिर लास्ट है व्यक्तियों तथा एनजीओ से पाठ्य पुस्तकों को लिखवाना निरुत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप से पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके साइंस से संबंधित है। आज का जो पेपर हमने सॉल्व किया वो पेपर 11 जनवरी का था। 11 जनवरी 2022 में जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए सभी पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।